दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नायरा परी के जादुई नायरा सूट की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले परी देश में नायरा नाम की एक बहुत ही शक्तिशाली परी रहा करती थी। फिर एक दिन परी अपने जादुई कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए रस्सी के ऊपर टांग देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोपहर में अचानक वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है और उन कपड़ों के बीच टंगा जादुई नायरा सूट तूफान के साथ में हवा में उड़ जाता है। फिर हवा में उड़ते उड़ते वो जादुई नायरा सूट पृथ्वी की एक नदी के किनारे पहुँच जाता है। अरे वाह, यहाँ का नजारा तो बहुत खूबसूरत है। आखिरकार मुझे उस परी से छुटकारा मिल ही गया। अब मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद गांव की कुछ लड़कियां नदी से पानी भरने के लिए वहां पर आती हैं। तभी उनकी नजर उस जादुई नायरा सूट पर पड़ती है। नायरा सूट को देखकर सभी लड़कियां लालच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो नायरा सूट है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। और देखो, ये नायरा सूट तो बहुत ही खूबसूरत है। आखिर ये यहाँ कैसे आया? और वो देखो, उस पर ढेर सारे चमकदार हीरे भी लगे हैं। अरे ये हीरे तो दिखने में बहुत ही कीमती लगते हैं। चलो इस नायरा सूट को उठाकर अपने गांव में लेकर चलते हैं। उसके बाद इस पर लगे सारे हीरे बाजार में बेच देंगे, जिसके बाद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ उस जादुई नायरा सूट को उठाने के लिए उसके पास जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक वो जादुई नायरा सूट एक विशाल नायरा सूट के रूप में बदल जाता है। अच्छा, तो तुम सब मुझे पकड़कर अपने साथ अपने गांव में लेकर जाना चाहती हो? तुम सब गंदी लड़कियां हो। तुम्हारे पुराने कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। छी छी, मुझसे दूर रहो तुम लोग। अरे ये तो बात करने वाला जादुई नायरा सूट है। सुनो जादुई नायरा सूट, हम सब बहुत गरीब हैं। अगर तुम हमें सिर्फ एक एक हीरे ही दे दोगे तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कृपया करके हमें हीरे दे दो। लेकिन वो जादुई नायरा सूट अपनी शक्ति से उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा देता है। देखते ही देखते सभी लड़कियों के बाल पूरी तरह से जल जाते हैं और वो सभी गंजी बन जाती हैं। फिर वो सभी लड़कियाँ रोते हुए वहाँ से भाग जाती हैं। उस दिन के बाद से जादुई नायरा सूट उस नदी पर कब्जा कर लेता है। फिर जब भी कोई इस नदी के पास पानी भरने के लिए या मछली पकड़ने के लिए जाता, तो जादुई नायरा सूट उसे डरा कर वहाँ से भगा देता था। इस तरह घमंडी नायरा सूट की वजह से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उस इलाके के ज्यादातर लोग नदी से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। फिर एक दिन ये बात उस राज्य की राजकुमारी को पता चलती है। अपनी प्रजा का दुख राजकुमारी से देखा नहीं जाता और वो उस घमंडी नायरा सूट को पकड़कर महल लाने का फैसला करती है। उसके बाद राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ उस जादुई नायरा सूट को पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाती है। मुझे पता चल गया है कि तू लोगों को परेशान कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझसे नहीं बच सकता है अब तू। चलो सैनिकों, इसे रस्सियों से बांधकर महल में लेकर चलो। तुम्हारी मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत गुस्सा आया है। राजकुमारी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जादुई नायरा सूट अपनी शक्ति से वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को रस्सी से बांध देता है और उन्हें हवा में उड़ाकर नदी में फेंक देता है और वो सैनिक पानी में डूबने लगते हैं। अब देख राजकुमारी, मैंने तेरे सारे सैनिकों को नदी में फेंक दिया। अगर अब तू अपने आप को बचाना चाहती है तो जमीन पर घुटने टेक दे और नाक रगड़कर मुझसे माफी मांग। तभी मैं तुझे माफ करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन राजकुमारी अपनी तलवार निकालकर उस जादुई नायरा सूट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जादुई नायरा सूट
राजकुमारी की तलवार को अपने वश में कर लेता है। फिर जादुई नायरा सूट राजकुमारी की तलवार से उसके दोनों हाथों को काट देता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इसने तो मेरे दोनों हाथ ही काट दिए। अब मैं क्या करूं? अरे और ठहर जा, अभी मैं तेरा सर भी काट दूंगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर नायरा परी आ जाती है। नायरा परी को देखकर जादुई नायरा सूट डर जाता है। तभी नायरा परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादुई नायरा सूट के ऊपर आग लगा देती है। अरे मर गया रे, मेरी मालकिन कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ, मैं जल जाऊंगा। फिर देखते ही देखते वो जादुई नायरा सूट पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। उसके बाद नायरा परी राजकुमारी के कटे हुए हाथों को उनके शरीर में फिर से जोड़ देती है, जिससे राजकुमारी बहुत खुश होती है। उसके बाद परी हवा में उड़ते हुए पास के गांव में जा पहुंचती है और उन लोगों से जादुई नायरा सूट की तरफ से माफी मांगती है। फिर परी वहाँ मौजूद सभी गंजी लड़कियों के सर पर सुंदर सुंदर बाल प्रकट कर देती है। साथ ही उन सभी को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वापस अपने परिदेश चली जाती है। इस तरह घमंडी नायरा सूट को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ अब सभी गरीब लड़कियाँ अमीर बनकर एक खुशहाल जीवन जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में विशाल और आनंद नाम के दो भाई रहा करते थे। विशाल एक पैसे वाला बहुत ही अमीर किसान था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी और आनंद एक गरीब किसान था। वो बेचारा अपने छोटे से खेत में ही खेती करता था। वो दोनों भले ही भाई थे, लेकिन दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर था। विशाल की पत्नी को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो गांव की औरतों के साथ मिलकर आनंद की पत्नी का मजाक उड़ाया करती थी और उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन विशाल की बेटी का जन्मदिन था और उसने पूरे गांव को बहुत बड़ी दावत दी, जहां पर आनंद की बेटी सुहानी भी आई हुई थी। सुहानी ने उस पार्टी में खूब मजे किए और ये सब रौनक देखकर सुहानी जब अपने घर वापस लौटती है तो अपने माता पिता से बोलती है, पिताजी, इस बार मेरा जन्मदिन भी आप धूमधाम से मनाइएगा। आज तक मेरा जन्मदिन कभी भी धूमधाम से नहीं मना है। यहाँ तक कि मैं अपनी सारी सहेलियों को मिठाइयाँ तक नहीं बांटती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। पार्टी की चकाचौंध सुहानी के मन में बस गई थी। हाँ हाँ जरूर, अब की बार तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा तुम। फिर रात को सोते वक्त आनंद की पत्नी आनंद से कहती है, सुनिए, आपने सुहानी को ये तो कह दिया कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन किस तरह से मनाएंगे? हमारे पास तो 2 समय का खाना खाने के पैसे भी बड़े मुश्किल से ही जुट पाते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को किसी भी चीज की परेशानी हो। हाँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, अपने भाई की तरह पैसे वाला नहीं हूँ, पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और आखिरकार सुहानी का जन्मदिन एकदम नजदीक आ गया। जन्मदिन से 2 दिन पहले सुहानी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप कह रहे थे कि इस बार आप मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे ना? तो क्या मैं अपनी सहेलियों को पार्टी में बुला लूं? बेटा, थोड़ा सा समय दो, इस बार बहुत मुश्किल है। अगली दफा हम जरूर तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप हर बार यही करते हैं। आप देखिए, ताऊ जी अपने बच्चों का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। स्कूल में मेरी सारी सहेलियाँ अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाती है, पर मेरा ही जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। आप बहुत बुरे हैं पिताजी, बहुत बुरे हैं। उसके बाद सुहानी गुस्सा हो जाती है और जाकर सो जाती है। फिर रात में आनंद दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है,
देखा, मैंने आपको बोला था ना कि बच्चे से झूठा वादा मत करिए। मैंने कोशिश तो पूरी की थी पैसे बचाने की, पर क्या करूं, खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं। अब क्या करें? कुछ तो ऐसा कर लीजिए जिससे उसका मन तो बहल जाए। कल सुबह जल्दी उठकर मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। उसके बाद सेठ के पास जाऊंगा, शायद उनसे भी कुछ पैसे मिल जाएं। फिर सुबह सवेरा होते ही आनंद जल्दी से जंगल की ओर निकल जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि 4-5 दिन पहले की बारिश से अभी तक सारी लकड़ियाँ गीली ही पड़ी हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। आनंद बैठकर वहीं पर रोने लग जाता है। थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब घर वापस चलता हूँ। तभी रास्ते में जाते जाते उसको एक सूखा पेड़ दिखाई देता है और वो सोचता है कि इस पेड़ को ही काट लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मारता है, उसमें से भयंकर आवाज सुनाई देती है और उस पेड़ के अंदर से एक विशाल चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। ए मूर्ख इंसान, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी कुल्हाड़ी से तुमको दर्द होगा। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारो चुड़ैल जी। चुप बैठ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब तू मरेगा, तैयार हो जा मरने के लिए। मुझे माफ कर दो चुड़ैल महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आऊँगा। चल ठीक है, मैं तुझे नहीं मारती, लेकिन तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। अब मैं तुझे एक पत्थर बना दूंगी। इतना कहकर उसने आनंद को एक पत्थर बना दिया। दूसरी तरफ सुपर्णा परेशान हो रही थी कि उसका पति अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए उसी जंगल में चली गई और उसने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला और वो उदास होकर घर वापस आ गई। एक दिन कुछ सुंदर परियां जंगल में आई और वो सब यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी उनमें से एक परी उन सभी परियों से बिछड़ गई। फिर उसने परियों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली और वो थक हार कर उसे चुड़ैल पेड़ के नीचे जाकर सो गई। जब चुड़ैल ने उसे देखा तो उसने पत्थर बनी आनंद से बोला, सुन बेवकूफ इंसान, तू मेरा गुलाम है। जा इस परी को मार दे। मुझे परियों से बहुत नफरत है, क्योंकि मैं एक परी की वजह से पेड़ बन गई हूँ। नहीं, मैं इस सुंदर परी को नहीं मारूंगा। तुम भले ही एक दुष्ट चुड़ैल हो, लेकिन मैं नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो परी उठती है और आनंद को अपने जादू से फिर से इंसान बना देती है। आनंद इंसान बनकर जल्दी से उस पेड़ को काट देता है और पेड़ को काटने की वजह से चुड़ैल भी मर जाती है। उसके मरते ही वहाँ पर कई सारे इंसान बन जाते हैं, जिन्हें उस चुड़ैल ने कैद किया हुआ था। फिर आनंद अपने घर की सारी बात उस परी को बताता है और परी उसे एक जादुई बर्थडे केक देती है और उससे बोलती है, तुम इस जादुई बर्थडे केक को ले जाओ और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओ। ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा भी करेगा। आनंद खुशी खुशी वो केक ले लेता है और परी का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो केक लेकर आनंद अपने घर वापस आ जाता है और वो सारी बातें अपनी पत्नी सुपर्णा को बताता है। फिर थोड़े ही दिन बाद आनंद उस जादुई बर्थडे केक की जादू से अपनी एक बेकरी खोल लेता है और अब वो हर साल अपनी बेटी सुहानी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाने लगता है। इसी समय की बात है, परिदेश में दो सुनहरे बालों वाली खूबसूरत परी बहनें रहती थीं। एक दिन वो दोनों परिदेश के बगीचे में घूम रही थीं। तभी अचानक उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर
जोर जोर से रोते हुए कहती है, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरे पास उसकी शादी करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम दोनों के पास आई हूँ। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देख उन दोनों परी बहनों का दिल पिघल जाता है और वो दोनों उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर पहुंच जाती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी शादी की सारी तैयारियां पूरी कर देती हूँ। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर उस घर के सामने बहुत ही सुंदर शादी का मंडप प्रकट कर देती है। तुम अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ, मैं अपनी जादुई शक्ति से उसे दुल्हन बनाकर उसे ढेर सारे गहने पहना दूंगी। मेरी बेटी घर के अंदर है, आप दोनों अंदर जाकर उसे अच्छे से तैयार कर दीजिए। उसके बाद वो दोनों परी बहनें घर के अंदर चली जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिर जाता है और साथ ही उन दोनों के शरीर रस्सियों से बंध जाते हैं। फिर अगले ही पल वो बुढ़िया एक दुष्ट जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। कुछ महीनों पहले तुमने मेरी बेटी को जलाकर मारा था ना, इसीलिए अब तुम दोनों को मारकर मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगी। अच्छा, तो तू चंपा जादूगरनी की माँ है। तेरी बेटी बहुत ही दुष्ट और बेरहम जादूगरनी थी। उसने ना जाने कितने इंसानों को मारकर उनकी बलि दी थी। हमने उसे मारकर बहुत अच्छा काम किया है। हमें छोड़ दे, वरना तू भी अपनी बेटी की तरह मारी जाएगी। तुम दोनों चाहे जितना भी जोर लगा लो, लेकिन इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती। मैं अभी जंगल में जाकर वहाँ मौजूद सभी जादूगरनियों को यहाँ लेकर आती हूँ। उसके बाद हम सभी जादूगरनियाँ मिलकर तुम दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उसकी बलि दे देंगी। इतना कहकर शर्मीला जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। अगर एक बार ढेर सारी जादूगरनियाँ आ गयी, तो फिर हम दोनों नहीं बच पाएंगी। इस तरह वो दोनों परियां पिंजरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ जादुई रस्सियों से बंधे हुए थे, इसलिए वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रही थीं। थोड़ी देर के बाद अनिका नाम की एक लड़की अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर उस घर के सामने से गुजरती है। तभी उसे दोनों परियों की आवाजें सुनाई देती हैं। अनिका फौरन से घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने सामने दोनों परियों को पिंजरे के अंदर कैद देख अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनो लड़की, एक दुष्ट जादूगरनी ने हमें पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है। वो हम दोनों को मारकर हमारी बलि देना चाहती है। तुम जल्दी से हम दोनों को इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। और सुनो लड़की, हम दोनों के बाल जादुई हैं। तुम हम दोनों के बालों को काट कर एक चोटी तैयार कर लो। फिर उस चोटी को तुम अपने बालों में जोड़ लो, तो हमारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में आ जाएंगी। ये सुनकर अनिका एक छोटी सी कैंची निकाल लेती है और एक एक कर उन दोनों परियों के बालों को काट कर इकट्ठा करने लगती है। फिर अनिका उन दोनों के बालों को जोड़कर एक बड़ी सी चोटी तैयार कर लेती है। इसके बाद वो उस चोटी को अपने बालों में जोड़ लेती है। फिर अगले ही पल अनिका के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। अब मैं तुम दोनों को आसानी से पिंजरे से बाहर निकाल दूंगी, तुम घबराओ मत। इतना कहकर अनिका पिंजरे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक शर्मीला जादूगरनी 4 और खतरनाक जादूगरनियों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। अरे ये क्या? ये लड़की तो इन परियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सुन लड़की,
तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो सब मिलकर इस लड़की को मार डालो। लेकिन तभी अनीका अपनी चोटी से कुछ बाल तोड़कर शर्मिला और उसके साथ आई सभी जादूगरनियों के ऊपर फेंक देती है। फिर अगले ही पल उन बालों की शक्ति से सभी जादूगरनियों का आकार बहुत छोटा और नाटा हो जाता है। अरे ये लड़की तो हमसे भी बड़ी जादूगरनी निकली। इसने हमारा शरीर छोटा कर दिया। शर्मिला, तूने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। हमें शर्मिला की बातों में नहीं आना चाहिए था। चलो यहाँ से भाग चलो, वरना ये लड़की हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी अनीका शर्मिला के साथ साथ बाकी जादूगरनियों के हाथ पकड़कर उन्हें घर के बाहर मौजूद एक पेड़ पर बांधकर लटका देती है। उसके बाद अनीका वहाँ एक बड़ी सी मशाल प्रकट करके उन सभी जादूगरनियों के शरीर में आग लगा देती है और देखते ही देखते सारी जादूगरनियाँ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाती हैं। उसके बाद अनीका पिंजरे में कैद दोनों परियों को आजाद कर देती है। तुम्हारी वजह से हम दोनों बहनों की जान बची है, इसीलिए ये जादुई चोटी उपहार के तौर पर तुम अपने पास रखो, क्योंकि हमारे बाल कुछ ही दिनों में फिर से उग जाएंगे। उसके बाद वो दोनों परी बहनें वापस परी देश लौट जाती हैं। दूसरी तरफ जादुई चोटी मिलने से अनीका की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने साथ साथ गरीब और लाचार लोगों की भलाई के लिए भी करने लगती है। और यहाँ दोनों परी बहनों के बाल भी फिर से उग जाते हैं और वो बहुत खुश होती हैं। इधर अनीका बहुत ही अमीर हो जाती है और अपना जीवन खुशी से जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।